इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की कथित सीडी इंटरनेट पर देखी जा रही है। कोर्ट ने गुरुवार को ही कथित सीडी के प्रसारण और प्रकाशन को हमेशा के लिए रोकने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये कथित सीडी इंटरनेट पर डाली गई। ऐसे में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का माध्यम बना इंटरनेट सवालों के घेरे में है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज इस पर पहली बार बयान जारी करते हुए कहा कि यह गैर कानूनी हरकत सभी के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेट पर जिस कथित सीडी की चर्चा जोरों पर है, उस कथित सीडी पर आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुप्पी तोड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट की रोक के बावजूद एक गैंग इंटरनेट पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अदालत का फैसला साफ है। इसके बावजूद पिछले 2 दिनों से एक संगठित गैंग जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से सोशल साइट्स पर सनसनी फैलाने का काम कर रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस गैर कानूनी हरकत को हमने यूं ही चलने दिया तो हम सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। इंटरनेट पर कथित सीडी के चर्चा में आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बयान जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस कथित सीडी के प्रसारण पर 19 अप्रैल को ही पूरी तरह से रोक लगा चुका है। हालांकि कथित सीडी पर रोक लगाने के बावजूद ये कथित सीडी YouTube पर देखी जाने लगी। फेसबुक पर भी इस वीडियो को डाला गया और धीरे धीरे ये पूरे इंटरनेट पर फैल गया। YouTube से बार बार वीडियो हटाए जाने के बाद भी वीडियो YouTube पर डाला जा रहा था और वहां से कई जगह इसके लिंक भेजे गए। सिंघवी और उनकी टीम के सदस्य कल लगातार वीडियो को हटाने की अपील करते रहे। सिंघवी की टीम के मुताबिक कोर्ट का आदेश सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। सिंघवी के साथी अभिमन्यु भंडारी ने कहा, अदालत का आदेश है कि किसी भी तरह से इसका प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार और वितरण न हो। डॉक्टर सिंघवी का कथित वीडियो इस आदेश का उल्लंघन है। इस कथित सीडी पर रोक के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथी अभिमन्यु भंडारी हाईकोर्ट गए थे। इस कथित सीडी पर अभिषेक मनु सिंघवी के ड्राइवर ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में ड्राइवर ने सभी विवादों को निपटाने और गलती स्वीकारने की बात कही है। वीडियो के प्रसारण पर गूगल ने सफाई दी है। अपनी नीतियों के तहत हम YouTube पर डाले गए अलग अलग वीडियो पर कमेंट नहीं करते। हालांकि हमारी नीति किसी भी गलत वीडियो को YouTube पर डालने से रोकने की है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि वीडियो गलत है तो वो शिकायत कर सकते हैं और फिर हम उसकी समीक्षा करते हैं। अगर वीडियो हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो हम उसे तुरंत हटा देते हैं। अगर हमें कोर्ट का आदेश मिलता है तो हम वीडियो हटा देते हैं। 53 साल के अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। सिंघवी लोकपाल के लिए बनी स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बाजार में जिस प्रकार की चर्चा है, बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस पर सफाई दे कि किस प्रकार की सीडी है, किस प्रकार की चर्चा है। हम इस पर अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहेंगे जो एक स्तर के नीचे हो, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस पर सफाई देना चाहे तो मैं समझता हूं कि सबके लिए उचित होगा। देखिए, इस पे कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। हमको चर्चा में वो बात लानी चाहिए जिससे हमारा सीधा सीधा जो हमारा दायित्व, सार्वजनिक दायित्व है, उससे कोई संबंध है। किसी के निजी जीवन में वो क्या पसंद करता है, नहीं करता है, क्या उसने किया, क्या नहीं किया, निजी जीवन में मैं समझता हूँ, आप लोग भी मानेंगे कि निजी जीवन में हम लोगों को हस्तक्षेप करने का या हमको कोई रुचि लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, आपको उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रंजना कुमारी जी मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ इसके अलावा पवन दुग्गल जी मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट। हमारे साथ टीमन्ना के सदस्य शाजिया अलमी मौजूद हैं। हमारे साथ विनय राय जी मौजूद हैं जो पत्रकार हैं। और कपिल सिब्बल ने तब जब कहा था कि इंटरनेट पर पाबंदी लगनी चाहिए, जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसे हटाना जाना चाहिए, तब उसका विरोध किया था विनय राय जी ने। इसके अलावा भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल विनय राय जी आपसे कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है? क्योंकि कोर्ट ने पाबंदी लगाई, उसके बावजूद ये जो सीडी है, कथित सीडी है, इसे इंटरनेट पर डाला क्या? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम इस कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो है काफी विवादास्पद है और संवेदनशील है। लेकिन कोर्ट के आगे खुद ही जब हमारा मसला गया था, जिसमें हमने फेसबुक, गूगल के सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पार्टी बनाया था, और उसमें हमने एक रेफरेंस दिया था कि जो धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तमाम पैगंबर जो धर्म के हमारे देवी देवता हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ करके किसी भावनाओं का हत्या करने की कोशिश की जा रही है, उस समय इन कंपनियों ने साफ किया था कि हमारे ऊपर इंडियन लॉ
गौर नहीं करता, हम यूएस लॉ को मानते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आज का जो मसला है उसी लड़ाई को मेरे आगे बढ़ाता है कि जब वही कानून, वही सब चीजें आपके टेलीविजन चैनल पे लागू है, आप चाह कर के भी वो जो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकते हैं, आपको भी टीआरपी मिले अगर आप दिखाती हैं तो, लेकिन आप नियम कानून को समझती हैं, आप इस देश में आस्था रखती हैं, इस देश के कानून को बेहतर समझती हैं, तो आप नहीं दिखा रही हैं, लेकिन पेपर नहीं छाप रहे हैं। लेकिन एक सोशल नेटवर्किंग साइट सिर्फ इस बात का फायदा लेकर के कि वो यूएस लॉ से गौर होते हैं, यहाँ पर चला रहे हैं। पवन दुग्गल जी यहाँ पर आपको शामिल करना चाहेंगे, क्या इस वजह से वहां पर ये कंटेंट डाला गया जो आपत्तिजनक है और जिस पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, क्योंकि वो भारतीय लॉ में कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसका फायदा उठाया गया, या ये कि इंटरनेट पर इस तरह से काबू पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, उस पर कंटेंट कहीं से भी डाला जा सकता है, उस पर रोक लगाने की भी काफी मुश्किल है? आपके मुताबिक क्या वजह है? मुझे लगता है इंटरनेट एक अथाह महासागर है और इस महासागर में प्रत्येक स्रोत से हम जहां भी चाहें कंटेंट डाल सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि ये विषय अदालत के सामने था, इस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय कानून में काफी जबरदस्त खामियां हैं, कमजोरियां हैं। भारतीय साइबर लॉ सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो 2000 में बना था, उसका संशोधन 2008 में हुआ और संशोधनों के बाद 2008 के नए संशोधनों ने एक नए कैटेगरी को जन्म दिया। ये कैटेगरी थी इंटरमीडियरीज की, और इंटरमीडियरीज वो तमाम सारी वेबसाइट्स होती हैं जो किसी और व्यक्ति विशेष के बिहाफ पर किसी भी संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा को वो या प्रिजर्व करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं या कोई और सर्विसेज प्रदान करती हैं। अब ये कानून के दायरे में बात सही है कि जितनी भी तमाम सी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं ये इंटरमीडियरीज हैं और इन्हें भारतीय साइबर लॉ के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिकांश वेबसाइट्स इस तरह के कानून को मान्यता नहीं देती हैं और इस कानून का लगातार उल्लंघन करती रहती हैं। ये समस्या आती है जी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या है रंजना कुमारी जी। ये एक बड़ी समस्या है कि अगर कानून है और उस कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर कानून है और कोर्ट ने एक आदेश दिया है उसके बावजूद उसका उल्लंघन होता है, तो क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर हो गया क्योंकि इंटरनेट पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती? तो मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेट है एक ओपन डेमोक्रेटिक स्पेस है जहां हर किसी को बराबर का हक है, अपना जो कुछ भी चाहे वो वहां पर डाल सकते हैं, और किसी ग्लोबल करार के तहत भारतीय कानून में कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ये कहा जाए कि भारत के कोर्ट की जो निर्णय है या जो भारत के कानून है वो इस स्पेस पर लागू होते हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट ग्लोबल नहीं हुआ है। तमाम चीजें जैसे ट्रेड में होता है, लेबर में होता है, तमाम और सवालों पर ग्लोबल एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है और ऐसे में ये पूरी छूट है लोगों को कि वो उस स्पेस का इस्तेमाल कर सकें और वहां पर वो अपनी कंटेंट को डाल सकें। लेकिन जहां तक सवाल भारतीय कानून का और कोर्ट का है, निश्चित तौर पर देश के अंदर कानून सर्वोच्च है, हमारी माननीय न्यायालय सर्वोच्च है और उसकी बात को माना जाना चाहिए। लेकिन जो स्पेस आपके पास ऐसी है जो आपके घर में है, आपके दरवाजे पर है, आपके हाथ में है, लेकिन आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना आप उस पर नियंत्रण लगाने के लिए अभी हम लोगों ने कोई कदम उठाए, ना देश की तरफ से कदम उठाए, ना ही आईटी कंपनियों की तरफ से कदम उठाए, ना ही इस तरह के। तो निश्चित तौर पर ये अभी ओपन डेमोक्रेटिक और इसमें कहीं कोई इलीगैलिटी नहीं है जहां तक सवाल है। जब तक कि हम उसमें किसी या तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और हम कहें कि ये सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर और हमारे कोर्ट ने फैसला दिया उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, तो अभी कोई स्पष्ट परिस्थितियां नहीं। इस पर पवन दुग्गल जी से भी बात करेंगे कि इसमें इलीगैलिटी है या नहीं, ये इलीगल है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो फिर रोक इंटरनेट पर लागू होती है या नहीं। लेकिन मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। मीनाक्षी लेखी जी, ये क्योंकि कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई गई इस कथित सीडी पर, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट पर ये डाली गई, उसके बाद एक अहम सवाल कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, क्योंकि कोर्ट की पाबंदी अगर सब पर लागू है तो इंटरनेट पर भी तो लागू है। देखिए, कायदे से जो कोर्ट की पाबंदी है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं गए हैं, वो प्राइवेट सूट के रूप में गए हैं और वो एक कल्यूसिव सूट का रूप ले रहा है जहां पर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट सब इंटरेस्टेड पार्टी हैं और कल्यूसिव डिग्री पास की गई है, जैसे मतलब एक नई सीडी कल्यूसिव डिग्री या सीडी जो पहले आई थी। तो ऐसे में इंटरनेट के ऊपर जहां पर स्पेसिफिक उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनके खिलाफ लिया नहीं गया और एक बहुत स्ट्रेंज सा ऑर्डर पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं है, जबकि देखिए दो व्यक्ति क्या करें, शायद पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं हो, लेकिन जजेस के
अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं वो जाहिर सी बात है पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा है, और कोई राज्यसभा मेंबर इस तरीके की चीज करे तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा है, बल्कि वो अनबिकमिंग ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन जो है एथिक्स कमेटी और वो तमाम प्रश्नों के बीच में आता है। तो इसलिए इसमें एक जो खास देखने वाली बात है वो ये है कि जहां पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी ना किसी वजह से उसने इस चीज को ना प्रश्न चिन्ह लगाए ना एयर किया। बहुत सारे लोगों ने, कम से कम आप जैसे लोगों ने इस पर एक डिबेट तो शुरू की, पर बहुत लोगों ने तो इस पे बात भी करना गुनाह के रूप में देखा। तो ऐसे में जो है कि अगर इस केस को आप बराबरी करें बिल क्लिंटन वाले हादसे से, तो उसमें बिल क्लिंटन के केस में क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे और उनको लॉ के ऊपर नहीं समझा गया, और उसमें केनेथ स्टार की कमेटी अपॉइंट हुई, कमीशन अपॉइंट हुआ टू लुक इनटू द फैक्ट्स कि क्या सही है क्या गलत है और क्या ये अनबिकमिंग ऑफ अ सेनेटर है। ऐसे ही इस पर्टिकुलर केस में उस तरीके की कोई चीज नहीं की गई, और बल्कि पर्दा डालने की लगातार कोशिश है। मतलब पर्सनली मेरा जो है उसमें ये है कि जी बोले, मैं बोलूं, मैं उसमें ये कह रही हूँ कि पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि जो आइडेंटिटी, मतलब इसमें देखिए पर्सनल लेवल पे परिवार अफेक्ट हो रहे हैं, तो जो महिलाएं दो इन्वॉल्व हैं। मीनाक्षी लेखी जी, हम सीडी के बारे में, मीनाक्षी लेखी जी, हम बुरा लगता है उस कथित सीडी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, और हम इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है, इस वजह से, क्योंकि हम कोर्ट से ऊपर नहीं है और हम इस वजह से उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जो आपने सवाल उठाया उसका भी मैं ये जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, वो इस वजह से नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इस वजह से नहीं दिखा रहे। लेकिन जो बड़ी उसके बाद चर्चा, उसके बाद जो बड़ी बहस है वो ये कि इंटरनेट पर अगर आया, इंटरनेट पर अगर पहुंचा, तो आपके मुताबिक क्योंकि इंटरनेट पार्टी नहीं है इस वजह से इंटरनेट पर डाला जा सकता है, ये आप कह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, जब वो अगर मान लीजिए आपको मेरे खिलाफ एक ऑर्डर लेना है जी, आप मुझे उस बंदिश में डालना चाहते तो आपको मेरे खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा ना। जी पवन दुग्गल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने पूछा कि वो इंटरनेट पर इसलिए क्योंकि इंटरनेट तो पार्टी नहीं है, तो वो कोई इलीगल मामला नहीं है अगर इंटरनेट पर इस तरह से उसको डाला गया। इंटरनेट को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? इंटरनेट कोई एक चीज तो नहीं है, इतनी तमाम साइट है, इतने तमाम लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर पाबंदी किस पर है इस मामले में? क्या कोर्ट पर, क्या इंटरनेट पर भी पाबंदी लागू होती है? आप अगर सोचें कि आप इंटरनेट को आप कैद करके रख लेंगे तो आप अपनी ख्याली दुनिया में रहें। सवाल ये, इंटरनेट कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, इसे आप बंद कर सकते हैं। इंटरनेट पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर को, ऐसा जिन है जो कुछ भी करेगा उस पर पाबंदी नहीं लग सकती? नहीं, ये बात गलत है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉलेसनेस है इंटरनेट पर। विभिन्न राष्ट्रों ने अपने अपने राष्ट्रीय कानून पारित किए हैं। भारत ने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित किया है और ये कानून उतना ही लागू है इंटरनेट पर जितने और राष्ट्रों के कानून भी लागू हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हमारा कानून इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है? हमारा कानून इतना ज्यादा अपंग, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आफ्टर द 2008 अमेंडमेंट्स कि अब आप उसको लगाना भी चाहेंगे। आपके मुताबिक कानून है लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है, यानी कि अभी इंटरनेट पर अगर एक कंटेंट डाला गया तो क्या वो कानून का उल्लंघन किया इंटरनेट ने या नहीं? मेरा सीधा प्रश्न। बिल्कुल सीधी सवाल है कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स मौजूद हैं, रूल्स स्पष्ट तौर पर कहती हैं। कानून में जी बोले रंजना जी। सुमेरा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नहीं मैं कहना चाहती हूँ कि शायद कानून अभी उतना सशक्त नहीं है, ये बात सच, और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि कानून के द्वारा आपने अभी इंटरनेट के एक्सेस को बैन नहीं किया है। इसका मतलब फेसबुक, ट्विटर और जितने भी स्पेसेस वहाँ पर हैं, चाहे यूट्यूब है, अभी अलग अलग उनके साथ कोई समझौता नहीं, कोई करार ऐसा नहीं जिसमें आप ये कहें कि आप हिंदुस्तान में इस सेवा को उपलब्ध नहीं कराएंगे। अगर वो सेवा उपलब्ध है और सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हक हमें कानून के द्वारा मिला हुआ है, तो फिर उसमें कंटेंट मॉनिटरिंग का काम करने के लिए या तो हम कोई कानून बनाएं, हमारे पास चॉइस है चीन की तरह कि हम बिल्कुल बैन कर दें कि किसी के पास उसकी एक्सेस ही नहीं होगी। जब एक्सेस नहीं होगी, अगर एक्सेस होगी वो तो मुमकिन नहीं है। नहीं तो वो भी तो मुमकिन नहीं है। आप पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? जी जी, हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है। हमारे साथ टीमन्ना के सदस्य शाहज़े आलमी भी मौजूद हैं। शाहज़े, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी आज सामने आए और उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद अगर इंटरनेट पर कुछ दिखाया जा रहा है, जो एक विवादित सीडी अगर वो दिखाई जा रही है, तो ये सबके लिए खतरे की घंटी है। क्या आपको लगता है कि ये खतरे की घंटी है सबके लिए?
मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से अपनी बात आगे रखूंगी। जहां तक बात है सीडी की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक अनारा गुप्ता का पहले मामला आया था, आपको याद था, वो सीडी बाकायदा चलाई गई, शायद वो इतनी सक्षम नहीं थी कि इस तरह का इंजेक्शन उनको मिल पाता। उसके बाद आपको याद होगा एनडी तिवारी जब गवर्नर थे, फिर नीरा राजिया का पूरा मामला आया, अमर सिंह के सारे टेप से, तो इस तरह की बातें पहले आती रही लगातार। और मुझे लगता है कि अगर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मामला है, किसी की निजी जिंदगी में वो अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल अलग होती है और हमें कोई हक नहीं किसी को उसके बारे में जानने का, सोचने का, ये छोड़ दीजिए दिखाने का। लेकिन अगर कोर्ट चेंबर की बात होती है या कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, यहाँ मुझे इसमें नजर आ रहा है पूरे मामले में कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा जानने जो कंटेंट है उस सीडी में क्या है उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ वो ये कि ये कहा गया कि ये अगर ये आदेश है तो क्या इंटरनेट पर ये दिखाया जा सकता है? क्या इंटरनेट पर ये उसके बावजूद दिखाया गया या दिखाया जा रहा है? तो इस तरह के क्या और मामले हो सकते हैं? क्या इस तरह के लॉज बेहतर किए जाएं कि जो भी लॉज हैं उनका पूरा दायरा बढ़ाया जाए। अगर प्रिंट मीडिया इसको नहीं छाप सकता या टीवी चैनल्स इसको नहीं दिखा सकते और ये वाकई में ऐसी चीजें जो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मामला है और कुछ परवर्स इसमें इसका मोटिव है, तब जाहिर सी बात है इंटरनेट में पर आप कैसे रोकेंगे इंटरनेट को? किस तरह से लॉज विनय राय जी कैसे रोकेंगे इंटरनेट पर? कैसे रोका जा सकता है? क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा या इंटरनेट पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती? और इंटरनेट भी जब हम बात करते हैं तो वो बात भी होती है, रंजना कुमारी जी कह रहे हैं कि इंटरनेट को ईरान या चाइना के सामने देशों करती है, ईरान और चाइना में जो होता है उस तरह से आप कीजिए। इस तरह का आर्गुमेंट हाई कोर्ट के सामने लाया गया था जब हाई कोर्ट के सामने फेसबुक और गूगल के लोगों ने आर्गुमेंट रखा और कहा कि हमारे पास लाखों की संख्या में आते हैं और हमको रोक नहीं सकते हैं, तो उस पर कोर्ट ने कहा था अगर आप रोक नहीं सकते तो इसको हम चाइना पर बैन कर देंगे। लेकिन मेरा उस समय माना था बैन एक विकल्प नहीं है। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, स्टार न्यूज का अपना खुद का इंटरनेट साइट भी है, आपका उसका कंट्रोल पैनल आप रखते हो। क्या आपके नेट के साइट पर जाकर कोई आदमी कुछ भी अपलोड कर सकता है? क्योंकि आप उसका एक सिस्टम बैकअप रखते हो, चेक करते हो कि जो व्यक्ति जो लिख रहा है कमेंट क्या वो दिखाने के लायक है या नहीं है, फिल्टर करते हैं आप अपने लेवल पे। तो क्या गूगल इंडिया या फेसबुक या यूट्यूब जो भी है, अगर उनकी रेवेन्यू इसी से है कि जितने लोग उनसे जुड़ते हैं उससे ज्यादा उनकी रेवेन्यू होती है, कैसे नहीं सकते हैं? क्या इस तरह से फिल्टर किया जा सकता है या फिल्टर हो सकता है या ये जो असमर्थता जताई जाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए वो सही है? देखिए, मुझे लगता है कि फिल्टरिंग एक ऑप्शन नहीं है इंटरनेट पर। आज इतने इनडायरेक्ट तरीके हैं, आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, तो फिल्टरिंग और ब्लॉकिंग इज नो ऑप्शन। अब जहां तक बात हुई निजता का, हमारे यहाँ बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि भारत में आज की तारीख में भी कोई निजता के संबंध में कोई डायरेक्ट प्रावधान, कोई डायरेक्ट लीगल प्रोविजन या लॉ नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 भी निजता को लेकर काफी अपंग सा है क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं है। इंटरमीडियरीज, ये जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर काफी सारे कानून और पाबंदियां लागू हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011। अगर ये इनका पालन नहीं करती हैं तो ये खुद अपने आप लीगल एक्सपोजर के दायरे में आ जाती हैं, इन पे खुद मुकदमा किया जा सकता है। मीनाक्षी जिस पर कुछ कहना चाह रही हैं। जी मीनाक्षी जी। मैं जी एक उदाहरण देना चाहती हूँ जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी खुद अमर सिंह के वकील थे और अमर सिंह बिपाशा बासु की कॉन्वर्सेशन के बारे में जो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हटाया और कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस की चीज नहीं है, केवल और केवल जहां पर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या कोई इस तमाम चीजों की बात है वहां पर विषय अलग है। लेकिन जहां पर 2G स्पेक्ट्रम को लेकर दलाली की बात की जा रही है या मंत्री कौन होगा उसको लेकर दलाली की बात की जा रही है, वहां पर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन जाता है और पब्लिक को अख्तियार है उसको जानने का। ये केस एक सूट है ना कि रिट है, बल्कि पूरे देश की जनता का एक मूल अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है जानने का कि देश के जो जनतंत्र के उनके रक्षक हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर कर्नाटका के एमएलए को इस तरीके की चीज देखने पर हटाया जा सकता है और उनके खिलाफ मुकदमे और इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है, तो ऐसे केस में राज्यसभा को चाहिए इसके विषय में कुछ करे और कोर्ट को भी चाहिए कि इस विषय में कुछ करे। जी, लेकिन मीनाक्षी जी, अभी तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है ना कि प्रसारण नहीं हो सकता है इस कथित सीडी का। उसका कारण है कि ये एक प्रसारण है। मैं वही बात बार बार आपके सामने रख रही हूं कि ये कोई, लेकिन प्रसारण मतलब आप अगर वो सीडी पहले किसी एक नहीं, सिर्फ आज तक या हेडलाइंस जैसे चैनल के पास गया ऐसा नहीं है, वो सीडी तो बहुत लोगों के पास जा चुका है और वो सीडी गलत है सही है उसकी कोई फोरेंसिक जांच हुई नहीं है, किस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया उसकी कोई जांच नहीं हुई है, तो कोई कमीशन बैठेगा जांच करने के लिए या नहीं?
जी, इस पर रंजना कुमारी जी कुछ कहना चाहती। जी रंजना जी। नहीं, देखिए, एक बात तो सच है और ठीक भी है कि वेरीफाइड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी के चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर हमला हो सकता है। और इसको, इस बात के लिए हर किसी का कभी न कभी दुरुपयोग हर किसी के बारे में हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि वेरीफाइड नहीं है, जांच नहीं हुई है, और इसलिए उसका इस्तेमाल करना और इस तरह से उसको प्रचारित करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन निजता और पब्लिक, जो प्राइवेट और पब्लिक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये बात पर भी बहस चलनी चाहिए कि आखिर किस बात को हम प्राइवेट मान रहे हैं, अपनी हरकत को हम प्राइवेट मान रहे हैं या हम स्पेस को प्राइवेट मान रहे हैं, किस बात को प्राइवेट मान रहे हैं। रतन टाटा ने कहा, ये इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है, ये फोन टैपिंग का पूरा मामला है। जी शाजिया जी, आपको पूरा मामला मालूम नहीं है। रतन टाटा ने कहा ये इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी है, ये फोन टैपिंग का मामला है, लेकिन फोन टैपिंग जरूरी भी थी क्योंकि पूरा जो 2G स्पेक्ट्रम था या जिस तरह से मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट था उससे कनेक्शन था और उससे बहुत सारी चीजें पता चली। ये परिभाषा भी तो हमारे देश में होनी चाहिए कि निजी और ये प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये जो पूरा मामला है, इसमें तो कुछ वेरीफाइड नहीं है, उसके बावजूद अगर कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन फिर भी इंटरनेट पर मौजूद है, इंटरनेट पर बार बार डाला जा रहा है। विनय राय जी, यहाँ पर मैं आपको फिर से लाना चाहूंगी, इस पूरे मामले में क्या रोक लगाई जा सकती है? ये रोक लागू है इंटरनेट पर भी, और अगर इंटरनेट पर लागू नहीं है तो फिर तो ये मौजूद है सबके लिए देखने के लिए। सीधे तौर पर जो भी इस देश की संस्था है उस पर लागू है जी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पर भी लागू है। लेकिन मेरा इस पर दो कहना है कि खुद अभिषेक मनु सिंघवी इसके कंटेंट पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कुछ गैंग उनको बदनाम कर रहा है। मेरा सीधा कहना है कि अगर वो कंटेंट को लेकर कोई आर्गुमेंट हो, जिस तरह से खुद बात चल रही है, वो कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है, वो क्रिमिनल केस में समझौता कैसे कर सकते हैं ड्राइवर से? अब स्टेट पार्टी होता है, आप इसमें बीच में समझौता का रास्ता निकाल रहे हैं। आप ये सीधे तौर पर कहा जाए तो एक कोर्ट चैम्बर का मसला है और उनका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, कहीं कहीं से इसको कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुमका सीधे तौर पर कहें तो वकालत का लाइसेंस रद्द होना चाहिए अगर उसके कंटेंट हम कर जाए। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज उस कंटेंट पे बहस करने का नहीं है, मेरा कहना है कि अगर कोई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, अगर उसे प्रिंट मीडिया मान रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान रहा है, हमारा रेडियो जर्नलिज्म मान रहा है, तो आप इंटरनेट पे अगर हैं तो आपको मानना पड़ेगा। और इस देश से अगर आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो आप पर भी ये नियम लागू होता है। आप हाईकोर्ट से मीनाक्षी लेखी जी, मैं आपके पास मानना पड़ेगा, आप कैसे मनवा लेंगे किसी से? इंटरनेट पर जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम है वो जुरिस्डिक्शन को लेकर है। आपके भारतीय कानून न केवल भारत की 4 फिजिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका कानून दुनिया के हर सिटीजन के ऊपर लागू होगा। अगर दुनिया के अलग अलग तो लागू है ना, देखिए दुनिया में आज अलग अलग यूजर्स अलग अलग जगह पे बैठ कर अपलोड करते हैं, तो आप ये कोई अमेरिका से कुछ अपलोड करता है उस पर तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमारे देश की सीमाओं में तो लागू है ना। जरूरी थोड़े कि हिंदुस्तान में बैठ के लोग अपलोड कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है। रंजना, बाहर से किसी ने अपलोड किया तो ये लागू नहीं है, लेकिन देश की सीमाओं के भीतर तो लागू है। नियम है कि अगर आप उस पर आपत्ति उठाते हैं तो जो जहां से अपलोड उसको आप डिलीट कर दीजिए। अगर कोई कहीं से भी कर रहा है तो डिलीट करने का ऑप्शन तो इसमें मीनाक्षी लेखी जी इसमें आने चाहिए। जी मीनाक्षी उठाना, जी मीनाक्षी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो लोग आपस में झूठ या सच किसी बात पे गप लगा रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, उस पे कोई रोक हो सकती है, या संवैधानिक अधिकार है बात करने का, जांचने का, किसी विषय पर बहस करने का, क्या उस पे रोक लग सकती है? और अगर उस सब पे रोक नहीं लग सकती तो कोई भी देश का कानून, कैसा भी कानून क्यों ना हो, किसी के भी मौलिक अधिकार पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नहीं रोक लगाई जा सकती। और खास तौर पे एक सूट में एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट करके लाई गई हो। मीनाक्षी जी, आपके मुताबिक इंटरनेट पर नहीं या ट्विटर पर जो बातचीत है वो इस बात की खुशी दायरे में आती है कि दो लोग बात कर रहे हैं। इस बात की खुशी है कि बाकी तमाम देश इस कानून के दायरे में नहीं आते। जी, लेकिन देश की जनता तक ये जा रहा है, नहीं तो ये जाएगा भी नहीं।
जी जी, लेकिन और वो डेमोक्रेटिक राइट्स को हार्म करता है। जी मीनाक्षी लेखी जी, बताता है कि देश के किस तरीके के लोग यहाँ पर औहदों पर। मीनाक्षी लेखी जी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चर्चा है, मुद्दा है। हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं विवादित सीडी की, इस कथित सीडी की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि क्या इंटरनेट पर कंटेंट तो बोल ही नहीं रहे जी। जी जी, इंटरनेट पर डाला जा सकता है या नहीं, लेकिन इंटरनेट पर अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेट पर बातचीत, अगर किसी के बीच में, दो लोगों के बीच में बातचीत पर पाबंदी नहीं हो सकती, तो इंटरनेट पर पाबंदी नहीं हो सकती। इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, चर्चा लगातार हम कर रहे हैं और इस पर चर्चा पर आगे बढ़ते हुए पवन दुग्गल जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं और बार बार घूमकर बात इस पर आ रही है कि इंटरनेट पर क्या कानून लागू होता है या नहीं होता है, वहां पर कुछ भी डाला जा सकता है, कोर्ट का भले ही कोई आदेश हो, लेकिन इंटरनेट तो इसकी कोई पार्टी नहीं है, तो वहां पर कुछ भी डाला जा सकता है, वो गैर कानूनी है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसमें कहां कानून खड़ा होता है, कहां पर इंटरनेट? कानून स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो आपको कुछ मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। ये मर्यादा क्या है? आपको ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना पड़ेगा जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस क्या है कि आप अपने नेटवर्क पर कुछ ही ऐसी प्रकार की जानकारी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रकाशित नहीं करेंगे, अपलोड या ट्रांसमिट नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की मानहानि करती है। तो मतलब कानून साफ है, लेकिन उसे लागू करवाने में मुश्किल होती है। नहीं, लागू कर तो होता ही नहीं ना। सवाल है कि परिभाषा और जो बात कर रहे हैं प्राइवेट, उसकी की क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, और पब्लिक जो निजी बात की बात कर रहे हैं जिंदगी की, उसका क्लैश की भी यहाँ पे बात है। तो उसको डेफिनेशन को भी मेरे ख्याल से देखना मुद्दा किस समझिए है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन कैसे किया जाए। अगर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है तो कैसे इंटरनेट पर चल रहा है और इंटरनेट इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है, ये मुद्दे का बिंदु है। सवाल ये कि इंटरनेट तो कभी रोक पाएगा ही नहीं, आप जितनी कोशिश कर लें रोक ही नहीं सकते। क्या नहीं रोका? इसका मतलब मान लिया जाए कि इंटरनेट और फेसबुक, यूट्यूब ये भारतीय कानून से ऊपर है, ये तो नहीं मान सकते। यहाँ पर तो एक कथित सीडी की बात है, लेकिन इसके अलावा और तमाम बातें हो सकती है, इसके अलावा और तमाम अहम जानकारी हो सकती है जो मना किया जाए या जिस पर पाबंदी हो, लेकिन वो इंटरनेट पर फिर भी डाली जाए, तो क्या रोका नहीं जा सकता? मेरा ये मानना है कि देश से अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप विदेशी की कंपनियां व्यवसाय करती हैं, अगर व्यवसाय कर रहे हैं, आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जिस देश से आप व्यवसाय कर रहे हैं उस देश के कानून की इज्जत करनी चाहिए, उस कानून के बंधन में उन्हें लाया जाना चाहिए। मुझे कैसे लाएगा भारत सरकार समझे, मुझे लगता है भारत सरकार खुद इतनी कमजोर लचर है उसको अपने कानून का पवन दुग्गल जी, ये संभव नहीं है आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि हम लोगों ने शायद इतिहास से कुछ सबक नहीं सीखा है। जब अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन ने साबित कर दिया है कि आप किसी प्रकार की जानकारी को दबा नहीं सकते हैं, तो ये हम भारत में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हमें देखना है कि बॉस, हम जानकारी तो हम नहीं छुपा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात करता है कानून, उसको तो प्रॉपर्ली हम इम्प्लीमेंट करें। और मीनाक्षी लेखी जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी मीनाक्षी जी। मैं दुग्गल जी, पवन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं और एक चीज उसमें सिर्फ ऐड करना चाहती हूं कि भारत जो है वो चाइना नहीं है और चाइना की तरीके से जो रोक है स्पीच पर, थॉट पर, वो आप नहीं लगा सकते। और खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो देश के संदर्भ में है, आप उस पर किसी तमाम तरीके से चैनल्स पर, अखबार पर, इस पर उस पर रोक लगा दी तो कम से कम इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचेगी जरूर। तो उससे बेहतर है कि जो मूल मीनाक्षी जी उन पर हम टिके रहें और देश के हित में क्या है, कोर्ट के आदेश के बावजूद, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इंटरनेट पर चीजें आए तो वो भी ठीक है। देखिए, आप सुनिए, जो कोर्ट का आदेश है वो एक सूट के संदर्भ में है, वो कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन या कोई उस तरीके का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आप इस मामले को छोड़ दें, आप इस मामले को छोड़ दें, आप किसी और कोई और मामला हो और जो लोग, मीनाक्षी जी आप इस मामले को अगर छोड़ दें, कोई और मामला हो जिसमें कोर्ट ये कहे कि ये प्रसारित नहीं कर सकते आप, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरनेट पर बार बार आता रहे, तो क्या, तब क्या? नहीं, डिपेंड करता है जी। उन्होंने, आप सुनिए, उसमें पार्टीज कौन थी, वो किस ज्यूरिसडिक्शन में उसको पास किया गया, वो ऑर्डर क्या था, उस संदर्भ में देखा जाएगा और क्या वो राष्ट्रीय हित या पब्लिक इंटरेस्ट के विषय में था या नहीं, वो सब चीजें देखी जाएंगी। जी जी, रंजना जी भी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। जी रंजना जी। नहीं, मैं सिर्फ मेरा एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय का, तो आपने कहा कोर्ट से क्या इंटरनेट ऊपर है, ये बिल्कुल भारतीय संदर्भ में भारतीय नागरिकों पर तो इसको लागू किया जा सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक इस पूरी कंटेंट को इंटरनेट पे अपलोड करते हुए पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको सजा हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। लेकिन मीनाक्षी ने क्लैरिफाई किया कि अभी ये पूरे सब पे लागू उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी ये रिट नहीं है कोई। तो दूसरा ये है कि अगर भारत सरकार चाहे
चाहे तो उसको एक इंटरनेशनल प्रतिबंध करना पड़ेगा, एक जाकर के इंटरनेट कंपनी से, और जो फेसबुक है, ट्विटर है, हमारे पास समय की कमी है। रंजना जी यहाँ पर आपको रोकूंगी, हमारे पास समय की कमी है चर्चा के लिए। वरना नहीं हो सकता, क्या हमें इस तरह के नहीं हो सकता समझौते की जरूरत है पाबंदी लगाने के? मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता है जहां पर जितने भी राष्ट्र हैं कुछ कॉमन बेसिक डिनोमिनेटर्स पर एग्री करें कि साहब ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हर राष्ट्र विशेष अपने अपने लोकल कानूनों में संशोधन लेकर आए। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन आने की आवश्यकता है कि ये तो डिटरमिन किया जाए कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। और अगर मैं प्राइवेट वोट करूंगा, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, पहले ये तय हो, उसकी परिभाषा साफ हो, उसके बाद कानून को मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की भी जरूरत है। अगर ये सवाल उठा है कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, तो उसके बाद ये तमाम अहम कदम जो उठाने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की कथित सीडी इंटरनेट पर देखी जा रही है। कोर्ट ने गुरुवार को ही कथित सीडी के प्रसारण और प्रकाशन को हमेशा के लिए रोकने का आदेश दिया था, लेकिन बावजूद इसके ये कथित सीडी इंटरनेट पर डाली गई। ऐसे में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का माध्यम बना इंटरनेट सवालों के घेरे में है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज इस पर पहली बार बयान जारी करते हुए कहा, यह गैर कानूनी हरकत सभी के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेट पर जिस कथित सीडी की चर्चा जोरों पर है, उस कथित सीडी पर आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुप्पी तोड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट की रोक के बावजूद एक गैंग इंटरनेट पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अदालत का फैसला साफ है। इसके बावजूद पिछले 2 दिनों से एक संगठित गैंग जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से सोशल साइट्स पर सनसनी फैलाने का काम कर रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस गैर कानूनी हरकत को हमने यूं ही चलने दिया तो हम सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। इंटरनेट पर कथित सीडी के चर्चा में आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बयान जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस कथित सीडी के प्रसारण पर 19 अप्रैल को ही पूरी तरह से रोक लगा चुका है। हालांकि कथित सीडी पर रोक लगाने के बावजूद ये कथित सीडी YouTube पर देखी जाने लगी। फेसबुक पर भी इस वीडियो को डाला गया और धीरे धीरे ये पूरे इंटरनेट पर फैल गया। YouTube से बार बार वीडियो हटाए जाने के बाद भी वीडियो YouTube पर डाला जा रहा था और वहां से कई जगह इसके लिंक भेजे गए। सिंघवी और उनकी टीम के सदस्य कल लगातार वीडियो को हटाने की अपील करते रहे। सिंघवी की टीम के मुताबिक कोर्ट का आदेश सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। सिंघवी के साथी अभिमन्यु भंडारी ने कहा, अदालत का आदेश है कि किसी भी तरह से इसका प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार और वितरण न हो। डॉक्टर सिंघवी का कथित वीडियो इस आदेश का उल्लंघन है। मेरा कहना है कि अगर कोई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, अगर उसे प्रिंट मीडिया मान रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान रहा है, हमारा रेडियो जर्नलिज्म मान रहा है, तो आप इंटरनेट पे अगर हैं तो आपको मानना पड़ेगा। इस कथित सीडी पर रोक के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथी अभिमन्यु भंडारी हाईकोर्ट गए थे। इस कथित सीडी पर अभिषेक मनु सिंघवी के ड्राइवर ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में ड्राइवर ने सभी विवादों को निपटाने और गलती स्वीकारने की बात कही है। वीडियो के प्रसारण पर गूगल ने सफाई दी है। अपनी नीतियों के तहत हम YouTube पर डाले गए अलग अलग वीडियो पर कमेंट नहीं करते। हालांकि हमारी नीति किसी भी गलत वीडियो को YouTube पर डालने से रोकने की है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि वीडियो गलत है तो वो शिकायत कर सकते हैं और फिर हम उसकी समीक्षा करते हैं। अगर वीडियो हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो हम उसे तुरंत हटा देते हैं। अगर हमें कोर्ट का आदेश मिलता है तो हम वीडियो हटा देते हैं। 53 साल के अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। सिंघवी लोकपाल के लिए बने स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। बाजार में जिस प्रकार की चर्चा है, बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस पर सफाई दे। देखिए, इस पे कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। किसी के निजी जीवन में वो क्या पसंद करता है, नहीं करता है, क्या उसने किया, क्या नहीं किया, निजी जीवन में मैं समझता हूं, आप लोग भी मानेंगे कि निजी जीवन में हम लोगों को हस्तक्षेप करने का या हमको कोई रुचि लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं।
और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, कोर्ट से बड़ा है इंटरनेट। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी जी मौजूद हैं। हमारे साथ IT एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। हमारे साथ विनय राय जी मौजूद हैं, जिन्होंने 22 जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके खिलाफ वो केस को लेकर कोर्ट में गए थे। और विनय राय जी, आप ही से मैं शुरुआत भी करूंगी इस पूरे मामले की। इंटरनेट क्या कोर्ट से बड़ा है? क्योंकि आज अभिषेक मनु सिंघवी जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता, कानून से बड़ा नहीं हो सकता, कानून और कोर्ट हमेशा हर व्यक्ति के ऊपर है, लेकिन इंटरनेट लगता है उससे बड़ा है, क्योंकि पाबंदी होने के बावजूद वहां पर जिस सीडी पर, कथित सीडी पर पाबंदी है वो लगातार डाली जा रही है। देखिए, सबसे पहले सुमेरा मैं कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था न्यायालय से ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो तर्क दिया जाता है कि वो इंडिया से गौर नहीं होता, वो तो यूएस से आते हैं, तमाम लोग विदेशों में बैठे हैं जो कि इस पर लोड कर देते हैं फुटेज, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी के अगर जज्बात को ठेस पहुंचाने की बात हो तो अलग चीज हो सकती है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कोर्ट ने मना किया हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर सीडी को आप अपलोड नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे, इसके प्रसारण को नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपलोड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है और सीधे हमारा कहना है कि इसके ऊपर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस पर रुख ले और कोर्ट के जो आदेश है उसका पालन कराए। मीनाक्षी लेखी जी, आपने सुना विनय राय जी, उनका कहना है कि कोर्ट की अगर पाबंदी है तो फिर इसको मानना चाहिए, इंटरनेट साइट्स को भी। वो क्यों नहीं इसको मान रहे हैं? तो क्या इंटरनेट साइट्स कोर्ट से बड़े हुए, कानून के ऊपर है वो? नहीं, देखिए, कानून के ऊपर कोई नहीं है और कानून के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं है। और देश के कानून की जहां तक बात है पाबंदी की, वो केवल और केवल एक पर्सनल मामला नहीं है। और खास तौर पे जब किसी को जज बनाने की बात की जा रही है, एक व्यक्ति जो कि पब्लिक लाइफ में है, जो कि राज्यसभा का मेंबर है और एक किसी समिति का परमानेंट मेंबर है विधि रिलेटेड। नहीं, मीनाक्षी तो ऐसे में उनके द्वारा जो हरकत की जा रही है, मीनाक्षी जी, लेकिन इस पर सुनिए, आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी, करें अपनी बात पूरी। नहीं, कोर्ट के अंदर देखिए, क्योंकि ये वकील है तो इसलिए इन्होंने कोर्ट का और कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया है उसमें ये मानना आवश्यक है कि ये एक कल्यूसिव सूट था। यानी इनका अपना जूनियर जो केस में पिटिशनर नंबर 1 बनता है, इनका अपना ड्राइवर, ये दो व्यक्ति जो इस सीडी के पब्लिक होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो व्यक्ति किसी को जज बनवा सकता है या हटा सकता है, क्या वो एक जूनियर और एक ड्राइवर के ऊपर अख्तियार नहीं दिखा सकता? तो कहीं ना कहीं इस पर एक पब्लिक डिबेट का जो है वो मुद्दा है कि पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। क्या ये निजी जीवन की बात थी या किसी पब्लिक ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट की बात थी? उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, मीडिया का मैनेजमेंट हुआ, किस प्रकार से सिस्टम का मैनेजमेंट हुआ, और एक व्यक्ति जो इस तरीके की हरकतें कर सकता है। मीनाक्षी जी, कोर्ट को ये इससे पहले भी एक कोई सीडी तो नहीं है, इसके पहले भी तमाम कथित सीडी सामने आई हैं, उस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नहीं, इसको आप प्रसारण कर सकते हैं, इसको इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को जानने का हक है। अगर कोर्ट की तरफ से इसके बारे में कहा जाएगा तो ये बात तब सामने आएगी ना, तब इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं कि क्या इंटरनेट, आप बिल्कुल आप उस मामले में देखिए जी, आप ठीक कह रही हैं। एक तरीके से एक ही आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि किसी को जाना चाहिए सुपीरियर कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ, वो एक विषय जरूर है। लेकिन और इसमें जो टेक्निकल विषय है वो ये है कि ये एक सूट है, कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ये पास नहीं हुआ, और सूट के अंदर जो पार्टीज हैं उन्हीं के ऊपर कानून लागू होता है, ना कि एक ब्लैंकेट ऑर्डर दिया जाता है सबके खिलाफ, वो गैर कानूनी है वो ऑर्डर अपने आप में। तीसरा, उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट का ये विषय नहीं है, वो भी गलत है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का विषय, पब्लिक इंटरेस्ट का ये विषय तब तक नहीं है जब तक दो लोगों के बीच की बात हो, लेकिन जब किसी पब्लिक ऑफिस की बात हो तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय है, और इसमें पब्लिक ऑफिस इन्वॉल्व है और देश की जनता भी इन्वॉल्व है। जी, मैं और आपने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि अमर सिंह की सीडीज को लेकर, जी बोले, अमर सिंह की सीडीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, क्या उस फैसले से हटकर कोई और फैसला हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग नहीं है? लेकिन इसमें मैनिपुलेशन देखिए, कोर्ट की भी मैनिपुलेशन हुई है, कानून की मैनिपुलेशन हुई है कि एक पर्सनल प्राइवेट सूट फाइल किया गया।
ना कि उस पे कोई FIR या फोरेंसिक रिपोर्ट या कोई कमीशन या कुछ इस तरीके की चीज को रोकने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है वो बहुत डेमोक्रेटिक है, और जहां पर चैनल ने दिखाने से बना कर दिया वहां पे वो चीजें लोगों के सामने। जी विनय राय जी, जो मीनाक्षी जी का कहना है कि डेमोक्रेटिक है ज्यादा इंटरनेट, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र ज्यादा प्रभावी है, इस वजह से वहां पर ये कथित सीडी वहां पर दिखाई जा रही है। देखिए सुमेरा, हम लोग बात करें सर कानून की मर्यादा की बात, जब हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दे दी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि फिट नहीं बैठता है, कैसे मैनिपुलेट किया गया, हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी जजमेंट की समीक्षा करने के लिए मैं नहीं बैठे हैं। जो जजमेंट आया है उसके आधार पर एक पत्रकार के तौर पर इतना कह सकता हूं कि वो आदेश सब पर बाइंडिंग है। अमर सिंह के सीडी का जैसे रेफरेंस लिया गया, पहले उस पर स्टे था, किसी मीडिया ने उसका प्रसारण नहीं किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा, लेकिन उसमें भी अगर आप टेक्निकल तौर पे जाएं तो पहले था कि वो किसने तैयार किया है, किसने रिकॉर्ड किया, टेलीफोन किसी को नहीं पता था, और ऐसा कोई नेशनल इंटरेस्ट का इशू भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रसारण पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तब मीडिया ने उसे दिखाया। अगर आज की तारीख में अभिषेक मनु सिंघवी के सीडी के प्रसारण पर रोक है तो उसको रोका जाना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, प्रिंट हो या फिर इंटरनेट हो। जी, अगर रोक है तो रोका जाना चाहिए या नहीं, और अगर इंटरनेट पर रोक नहीं लग पा रही इंटरनेट। जी पवन दुग्गल जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास आएंगे। और अगर इंटरनेट इसको फिर भी दिखाया जा रहा है या डाला जा रहा है तो क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा है? यही सवाल फिर बार बार सामने आ जाता है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा है, कानून के आगे है, कानून से बड़ा है इंटरनेट? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और पवन दुग्गल जी, अभी कुछ देर पहले मीनाक्षी लेखी जी ने कहा कि लोकतांत्रिक मंच है इंटरनेट, और इस वजह से वहां पर इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह की बातचीत सामने आती है जो कि बाकी किसी और माध्यम के जरिए नहीं आ पाती। क्या किस तरह का लोकतांत्रिक मंच है जहां पर एक तरफ से बातें डाली जाती हैं और दूसरी तरफ से आप जवाब भी नहीं दे सकते, या अगर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उसके बावजूद वहां पर कुछ भी डाल सकते हैं आप? देखिए, सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमने कोर्ट का, न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है उसको एक परिवेश में देखने की आवश्यकता है। न्यायालय ने समूचे विश्व को, संपूर्ण संसार को मना नहीं किया है कि वो ना करें। ये एक डिसीजन हुई है एक सिविल ओरिजिनल साइड सूट में, जो केवल पार्टीज पर बाध्य है, ना कि और पार्टीज पर जो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। जहां तक इंटरनेट की बात है, मैं महसूस करता हूं कि आज की तारीख में इंटरनेट पे कोई भी जानकारी को आप कंट्रोल कर सके, ये संभव नहीं है। ये ठीक है कि एक इंटरनेट पूरी दुनिया भर के जितने सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाए तो वो नेटवर्क है। ठीक उसी प्रकार से इसी नेटवर्क को एक्सेस करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जगहों से वो इंटरनेट पर मटेरियल डाल सकते हैं, और अगर वो इंटरनेट पर इस तरह का मटेरियल डालते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। वही बात हो गई कि ये ऐसा जिन है जिसके पास इतनी ताकत है, अपार ताकत है, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, जिसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। हमारे साथ इसमें शिवेंद्र सिंह भी जुड़ गए, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उनका तमाम जो सोशल मीडिया पर कार्यक्रम है उसे देखते हैं, उसको संभालते हैं। शिवेंद्र सिंह, क्या ये इस तरह का एक जिन है जिसे कोई नहीं बांध सकता, जिसे कोई नहीं रोक सकता? देखिए, इंटरनेट बहुत ताकतवर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ऐसा जिन है जिस पे कोई रोक नहीं है या इस जिन की कोई लगाम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी कानून है, इंटरनेट एक्ट है, उसके अलावा जैसे लेकिन क्या वो प्रभावी भी हैं? प्रभावी हैं, अगर उनका सही इस्तेमाल होएगा तो बिल्कुल प्रभावी हैं। हर चीज के लिए कानून तो है ही है हिंदुस्तान में, उनका इस्तेमाल। और ये हम असल में जो आप दिखा रहे हैं, पवन दुग्गल जी कह रहे थे कि नहीं रोका जा सकता, कोई कहां से क्या कुछ डाल रहा है इंटरनेट पर, इसे रोका नहीं जा सकता। मैंने सिर्फ आपके उस सवाल का जवाब दिया कि क्या इंटरनेट ऐसा जिन है, तो ऐसा जिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट को ऐसे कंट्रोल करना, या देखिए, इंटरनेट जो माध्यम है वो इसलिए है कि उससे इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन हो, तो वो जो डिसेमिनेशन है वो नहीं रोका जा सकता, और वो है पब्लिक गुड के लिए। हो सकता है 10 अच्छी बातें होती हो और एक गलत बात होती हो, लेकिन क्या है कि लार्जर इंटरेस्ट में तो आप उसको बंद थोड़ी कर देंगे, आप उसको शट डाउन नहीं कर देंगे, आप उसका प्लग पुल आउट नहीं कर लेंगे। जी, लेकिन आपने कहा कि इंफॉर्मेशन देने का एक माध्यम है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन फिर चाहे कुछ भी हो। मीनाक्षी जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं? मैं इसी पे आऊंगा, क्योंकि जिस केस की हम बात कर रहे हैं, मैं आपकी जी मीनाक्षी जी, इस केस की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी मुझे लगता है और भी 2-3 चीजें हैं जो हमको देखने की जरूरत है। यदि ये इंटरनेट पे नहीं आता वीडियो, तो हमको तो पता नहीं, हम जो बड़ा सवाल है उस पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या जुडिशरी या जुडिशियल पोस्ट का कोई एंटाइसमेंट था या उस तरीके का कोई प्रलोभन था,
बड़ा सवाल तो वो है, तो उसके लिए तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत होगी। जो कंटेंट है उसको लेकर के अब सब देखिए, जो भी समझदार लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, चाहे उस लायर बिरादरी के लोग हैं, वो सीडी देख चुके हैं कि उसमें क्या कंटेंट है, उसको लेकर कोर्ट के सामने जाएं और बताएं कि इसमें ये चीजें हैं। अगर कोर्ट उसे दिखाने की इजाजत देता है तो मुझे लगता है कि कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो उसे नहीं दिखाएगा, बशर्ते, क्योंकि ये खबर अगर आम जनता से जुड़ा हुआ सरोकार रखने वाला खबर है कि कैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, बाकी जो कंटेंट है, कंटेंट पे हम डिबेट अभी नहीं कर सकते, तो जो अगर इजाजत मिल जाती है कोर्ट की हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी मीनाक्षी जी। सुनैना जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और नहीं भी, क्योंकि आपने जिन की परिभाषा दी तो इसको मैं जिन ना कह के देव मानूंगी, और इसलिए कि जब पेड मीडिया के समय पर कोई इस विषय को उठा भी नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा, सबकी जबान पे लगाम है, तो ऐसे में इंटरनेट का माध्यम नहीं होता तो कोई कार्यक्रम भी नहीं होता। और शुक्रगुजार हूं आपके चैनल की कि कम से कम आपने इस बात को उठाने की तो हिम्मत दिखाई। दूसरी बात जो इसमें जो दूसरा मुख्य विषय है वो ये है, खास तौर पे जब इंटरनेट रिलेटेड बात हो रही है तो ये उस आम जनता की बात है जिसको अधिकार है और मौलिक अधिकार है संविधान के तहत। तो कोई भी कोर्ट का ऑर्डर या कोर्ट की समीक्षा संविधान से ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, और जब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के हनन की बात है तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट का माध्यम है और पब्लिक को अधिकार है वो जानने का। जहां तक बात है इस विषय में जुड़ी हुई दो महिलाएं, यानी एक उनकी पत्नी और दूसरी, उन दोनों के प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है और उनका जिक्र मीनाक्षी जी, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा है? क्या इंटरनेट पर पाबंदी किसी तरह की लगाई जा सकती है या नहीं उस पर, या कुछ भी डाला जा सकता है उस पर? क्या कोई कोर्ट डेमोक्रेसी से बड़ा नहीं है ना, कोई भी हमारे पास लोकतंत्र से बड़ा नहीं है। आप जी हमारे पास इतना ही समय है चर्चा के लिए, माफी चाहूंगी आप सबसे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के पहले एसडी न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस में, और इस वक्त आप हैं महाबहस में मनीष और श्वेता के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बात आज हम करेंगे महाबहस में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। जी हां, इनको शुरू करने का मकसद था कि इसके जरिए लोग फिर से अपने बिछड़े हुए दोस्तों और साथियों से मिल सके, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बेजा इस्तेमाल भी होने लगा। किसी को बदनाम करने के लिए इस साइट का सहारा लिया गया और कहीं लोकप्रिय होने के लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद ली गई, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बॉलीवुड की कुछ उभरती हुई अभिनेत्रियों ने भी किया। लेकिन ताजा मामला इससे इतर है, जिसको लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नई बहस छिड़ गई है। असम से शादीशुदा एक महिला विधायक को किसी और से प्यार हो गया। प्यार में हिचकोले खा रही महिला विधायक ने भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली और इसके लिए पति, बच्ची, परिवार और धर्म तक छोड़ दिया। महिला विधायक एक मांगी भर है। ऐसे न जाने कितने किस्से और होंगे जो सुर्खियां नहीं बन पाई होंगी। महिला विधायक की प्रेम कहानी की रोशनी में आज हम इस महाबहस की शुरुआत कर रहे हैं फेसबुक के साइड इफेक्ट्स। शादीशुदा महिला विधायक की दूसरी शादी से हड़कंप मचा हुआ है। विधायक रूमीनाथ को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार की खातिर रूमीनाथ ने पति, बच्चा, परिवार, यहां तक कि अपना धर्म भी छोड़ दिया और मन बदलकर शादी कर ली। प्रेम में आकंठ डूबी रूमीनाथ को इसका कतई मलाल नहीं, उल्टे वो ये कह रही हैं कि वो तलाक के लिए मुकदमा लड़ेंगी। वहीं उनका पति मुख्यमंत्री दरबार के चक्कर काट रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसकी पत्नी उसे वापस मिल जाए। ये है असम की महिला विधायक डॉक्टर रूमीनाथ। बड़खला विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। राज्यसभा चुनावों के समय क्रॉस वोटिंग के चलते इन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन रूमीनाथ को तो जैसे क्रॉस करने की आदत सी पड़ गई। सियासत तो छोड़ी, निजी जिंदगी में भी ये सालों से बतौर पत्नी जिसके साथ रही उसे छोड़ दिया। एक दूसरे युवक के साथ प्यार की पींगे बढ़ाई और फिर भागकर उससे शादी कर ली। रूमी का नया पति जैकी जाकिर करीमगंज के सोशल वेलफेयर विभाग में मामूली सा कर्मचारी है। रूमी और जैकी की जान पहचान फेसबुक पर हुई, फिर कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि रूमी को न तो अपने शादीशुदा होने का ख्याल रहा और न ही अपनी 2 साल की इस मासूम बच्ची का।
बड़खला के 2 काजियों और असम सरकार के मंत्री सादिक अहमद की मदद से दोनों ने पहले इस्लाम कबूल किया और फिर निकाह कर ली। मामले को लेकर सूबे का सियासी तापमान ऊपर चढ़ा तो रूमी ने एक वीडियो जारी कर ये सफाई दी कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, किसी दबाव में नहीं। मैं डॉक्टर रूमी नाथ MLA बड़खला কৈছো যোৱাকালি পৰহি কৈছো যে যিবিলাক ঘটনা হৈছে মোৰ মেৰেজ লৈ পেলাই কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছে এইটো 100% সঁচা। আকৌ এবাৰ কৈ আছো যে কাৰো প্ৰেছাৰত মই কৰা নাই, নিজে উইলিংলি মই বিয়া পাতিছো আমাৰ হাজবেণ্ড জেকি জাকিৰৰ লগত। আৰু এটা মই শুনিছো যে মন্ত্ৰী মহোদয় সিদ্দিক আহমেদ সাহেব কলে যে তেওঁ নাজানে আসলে 12 গ্রামের আপু 13 मई से लापता रूमी नाथ का ये नया रूप लोगों के सामने आया तो जैसे हड़कंप मच गए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नाराज लोगों ने रूमी के पुतले तक फूंक डाले। और तो और विरोध और तल्खी को देखते हुए प्रशासन इस बात को लेकर भी सचेत है कि कहीं नफरत की आग पर सियासत की रोटी सेकने वाले इस वाक्य को भुनाने में न लग जाएं। विकास शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, गुवाहाटी। तो ये खबर सिर्फ बानगी भर हो सकती है कि क्या कुछ हो रहा है फेसबुक के साइड इफेक्ट्स के तौर पर। ये सिर्फ एक खबर थी, लेकिन कई ऐसी खबरें हैं जो कि मीडिया में आ नहीं पाती, सुर्खियां बन नहीं पाती। और इन सब खबरों को लेकर जो कुछ आज समाज में घटित हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का विरोध भी बहुत तेज होने लगा। इस वक्त महाबहस में हमारे साथ एक हमारे खास मेहमान हैं विनय राय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लोहा ले रहे हैं इन साइट्स के साथ साथ। विनय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सवाल आपसे कि आखिरकार ये सब कुछ क्या रहा है? देखिए, सीधे तो अगर हम बात करें तो आज जो मसला आया है रूमी नाथ का, ये मसला 2 दिलों के प्यार तक अगर हम समझ लें, केवल एक एग्जाम्पल और भी आता है। बगल का ही आपका बिहार का इलाका जहां मटुकनाथ और जूली का प्यार हो गया था। मेरी जो लड़ाई है इस सोशल नेटवर्किंग साइट के खिलाफ वो दूसरे तरह की है कि आप किसी का चरित्र हनन न करें, किसी को मिसलीड न करें। क्योंकि मेरा मानना है कि जिसको मिलना होगा, जिसको बिछड़ना होगा, अगर पारिवारिक अनबन है तो कहीं न कहीं बिछड़ जाएगा, अगर आपसी स्नेह नहीं है तो दूसरे से अगर स्नेह मिलेगा तो उससे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कोई संस्था सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया साइट से कहते हैं कि आप इससे जुड़ते हैं एक दूसरे से नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं मिलते हैं कि आप इससे अपमानित हो और समाज में विद्वेष की भावना पैदा हो। तो मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर के है कि अगर आप कोई तरीका ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को मिलाने का, तो कम से कम दूसरे को अलग करने का काम न करें। तो ये मसला कम से कम एक तरफ से अगर माना जाए तो फेसबुक का जो काम था जोड़ने के साथ साथ घर तोड़ने का भी काम उन्होंने कर दिया है। जी विनय जी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की जब शुरुआत हुई थी फेसबुक की अगर हम बात करें तो कनेक्ट होने के लिए हुई थी। जो लोग बिछड़े हुए हैं या पुराने दोस्त हैं उनके साथ एक कनेक्टिविटी के लिए शुरुआत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया डिस्कनेक्ट ज्यादा हो गया। सही कह रहे हैं मनीष आप? नहीं, इसका नाम नया पड़ गया, सोशल मीडिया से अनसोशल मीडिया हो गया। ये अनसोशल नेटवर्किंग जो साइट है, मेरा कहना है कि कभी भी कोई चीज अगर आप न्यू रखते हैं, जैसे आपने चैनल की बुनियाद रखी, आपने काम जनता को हकीकत से अवगत कराएंगे, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप जनता को हकीकत से अवगत कराएं। आप अगर वादा करते हैं कि आपको सबसे तेज हम समाचार उपलब्ध कराएंगे, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएंगे, तो आप उस जिम्मेदारी पर अपने आप को परखने की और कसने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट इसलिए बनाई गई कि हम सोशल नेटवर्किंग का काम करेंगे और अनसोशल काम करें, तो कतई से जस्टिफाई नहीं। यहाँ पर एक बार विनय जी, कंपनियों की तरफ से बात कर लें, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ बात कर लें, उन्होंने एक अच्छे उद्देश्य के साथ में रखे कि लोग जुड़े। जिम्मेदारी यहां पर आयद होती है उन लोगों के ऊपर जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मर्यादाओं का बंधन उन लोगों के ऊपर है कि जो लोग उसके ऊपर कुछ भी कमेंट्स करते हैं, चाहे वो अश्लील हो, चाहे वो धार्मिक हो या फिर आपत्तिजनक हो, ये जिम्मेदारी लोगों के ऊपर ज्यादा होती है। अब ये जो माहौल पूरा का पूरा बन रहा है, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, लोग तनाव में हैं, लोग एकांत ढूंढ रहे हैं, घर में रहते हैं, संवादहीनता की स्थिति रहती है, फेसबुक का सहारा लेते हैं, आभासी दुनिया में जाते हैं और हकीकत की दुनिया को तोड़ते हैं। इस पे लोगों की जिम्मेदारी कितनी है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, नैतिक पतन अगर किसी व्यक्ति का हो गया है तो उसको संभालने और संवारने का ठेका ना तो हम लोगों ने रखा ना आप ले पाएंगे। लेकिन मेरा एक दूसरा कहना है, दुनिया में तमाम लोग चाहते होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ भी कह दें, क्या आप उन्हें मौका देते हैं? आप कतई नहीं दे सकते, क्योंकि आप पहले इस बात का इत्मीनान करते हैं कि जो व्यक्ति आपके चैनल पर बोलने आ रहा है या अपनी बात रखने आ रहा है वो किस मर्यादा के साथ अपनी बात को रखेगा, कितना देश के हित में बात को रख पाएगा, क्योंकि आप किसी को कोई प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि कितना रोकेंगे, कितना रोके? एक एक कमेंट्स को रोकना, आप एक एक अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं तो कैसे रोक पाएंगे? माना कि चलो उनके पास में सारे यंत्र है कि वो रोक सकते हैं, खाली हो जाएगा फेसबुक, खाली हो जाएगा ट्विटर अकाउंट अगर आप करेंगे तो? नहीं, मेरा मानना है कि अगर आपने कोई सामाजिक
सामाजिक सेवा के लिए तो साइट शुरू नहीं की है, आप बिजनेस कर रहे हैं इससे। आज दुनिया में आप टॉप जो बिजनेस हाउसेज हैं उसमें आपने अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो मेरा कहना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, देश से पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अगर ऐसी आपत्तिजनक चीजें अगर आपके साइट्स पर आती हैं तो आप उन्हें रोकें। और यह कहा कि आप नहीं बच सकते, करोड़ों करोड़ों लोग हमारे साइट से जुड़ते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, आप नहीं रोक सकते, कम से कम ऐसा एक फैसिलिटी तो आप हमें दे सकते हैं। आप एक हेल्पलाइन नंबर हमें दे दें कि अगर हमें लगता है कि कुछ अगर आपत्तिजनक चीज है तो आपको हम इन्फॉर्म करें तो आप हटा दें। आप तर्क क्या देते हैं कि हम तो यूएस लॉ को मानते हैं। भारत सरकार आपसे करती है कि आपके साइट पर 280 URL भेजे गए थे कि जो आपत्तिजनक थे, इस्लाम विरोधी थे, किसी के धर्म की भावनाओं को आहत कर रहे थे, लेकिन आपने वहां से यूएस की तरफ से फेसबुक ने लिखा कि यूएस गवर्नमेंट के हम लॉ को वायलेट नहीं करते हैं और हमारी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है, इसलिए आपके कानून के से हम नहीं चलेंगे। लेकिन कई सुविधाएं उसमें ऐसी भी, अगर कोई आपके फ्रेंड्स लिस्ट में कनेक्टेड नहीं है तो वो आपको कुछ भेज नहीं सकता, वो ना ही आपकी डिटेल जान सकता है। तो ये तो इंसान के ऊपर है ना, प्रोफाइल का जो ओनर है उसके ऊपर है कि वो किसको कनेक्ट करना चाहे या नहीं करना चाहे। तो सोशल साइट्स के साइड इफेक्ट्स, क्यों हो रहा है गलत इस्तेमाल, रिश्ते बनने की बजाय बिगड़ रहे हैं, जान पहचान के बाद धोखेबाजी, भावनाओं के इजहार का एक जरिया, पहचान कई दफा नहीं बताई जाती, बदनाम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि पब्लिसिटी के लिए भी फेसबुक का सहारा लिया जाता है। बदनाम करने के लिए, किसी से किसी की दुश्मनी है तो फेसबुक एक जरिया बन गया है। किसी को कोई पब्लिसिटी चाहिए तो वो भी, उसके लिए भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। निजी जानकारियां आखिर क्यों शेयर की जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सोशल साइट्स के जरिए जो संबंध बनते हैं वो भरोसेमंद होते हैं? कितनी सच्चाई होती है जो डिटेल्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए दी जाती हैं, और कैसे रुकेगा इसका गलत इस्तेमाल? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। विनय राय जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, लोहा ले रहे हैं इन कंपनियों से। विनय जी, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं और सवाल ये आता है कि अच्छे कॉज के साथ में इन साइट की शुरुआत हुई थी, अगर ये गलत राह पर चली गई हैं या इनका दुरुपयोग होने लगा है तो आप इस बात को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं कि जवाबदेही उन लोगों की भी है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों की जवाबदेही है, जो व्यक्ति अपना प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है। मेरा कहना है कि दिल्ली का एक मसला है, इसमें लड़के का मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आपत्तिजनक चीजें हैं, लेकिन उसके चेहरे को मॉफ किया जाता है, एक पोर्न स्टार के साथ लगा दिया जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त क्या कहेंगे? दूसरा मसला है, ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई कि उसकी गोपनीयता को भंग किया गया है। तीसरा मसला पाकिस्तान पर मुल्क का है कि जहां पे कोर्ट ने आदेश किया कि फेसबुक पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि उसने धर्म के साथ मजाक करने की कोशिश की है, मोहम्मद साहब के फोटोज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। और आपको पता है कि मोहम्मद साहब की फोटो कितनी सेंसिटिव है, जब भी कोई इस तरह का कार्टून या फोटो उनकी आती है तो पूरे विश्व में हंगामा मच जाता है, क्योंकि इस्लाम के जो धर्म को मानने वाले हैं उनका मानना है कि कोई उनकी आकृति नहीं है, तो फिर किसी धर्म की भावनाओं के साथ आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? मेरा दूसरा कहना है इस पर, जिससे कि बार बार कहा जाता है कि किसी ने यूज किया उसकी गलती हो सकती है, तो फिर ये सोशल नेटवर्किंग साइट जो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका एड्रेस क्यों नहीं देती हैं, उनका आईपी एड्रेस क्यों नहीं बताती हैं, कौन लोग हैं, किस मुल्क में रह के सब काम कर रहे हैं, कि उस पर उस मुल्क के लोग कानूनी अपनी कार्रवाई कर सकें। अगर हमारे देश का कोई क्राइम है तो आईपीसी सीआरपीसी के तहत उनके तरफ मुकदमा चला सकें। तो अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर कंपनियां रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जहां तक बेजा इस्तेमाल की बात है विनय जी, तो वो तो सिर्फ फेसबुक पर नहीं हो रहा। आप किसी को भी, इंटरनेट आजकल ऐसी एक व्यवस्था है जिसके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, खास करके मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें। वक्त कम है इंसान के पास, इंटरनेट एक जरिया है जानकारी हासिल करने का, जानकारी शेयर करने का। सिर्फ फेसबुक ही एक माध्यम नहीं है कि आप किसका गलत इस्तेमाल करें। आप इंटरनेट पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, गूगल पे डाल सकते हैं, बहुत ईजी है। कहां रोकेंगे? जो मेरा ये मानना है कि अगर कोई कानून, आईपीसी में धारा का नियम बना है कि 300 हत्या अगर होती है 302 लगेगा, अगर रेप चार्ज होगा 376 आप पे लगाया जाएगा, तो क्या ये मान लिया जाए कि तो रेप होता ही है तो धाराओं को हटा लें? आपके इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है कि इन कंपनियों की ये जवाबदेही जरूर है कि जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उनका आईपी एड्रेस नोट करें, आप बाकायदा आप जो आपकी जांच एजेंसी है, जो भी कानून व्यवस्था, उसके तहत एक प्रोसीजर फॉलो करके उनको दंडित किया जाए, ताकि एक ऐसा वातावरण बने कि इनका दुरुपयोग ना हो पाए। और ये कंपनियां ऐसा नहीं कर रही है। विनय राय जी यही बात सामने रख रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहता था जो आपने कहा, ये सामाजिक सेवा का काम नहीं है, ये बिजनेस कर रही हैं। और जब बिजनेस में आप उतरते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जिस बिजनेस में जा रहे हैं वहां पे आपके जो भोक्ता हैं उनके हर हितों का ख्याल रखा जाए। जैसे मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति गांव में अगर आपके अंगूठे में मोच आ जाए और अपने हाथ से ठीक करने लगे और न ठीक कर पाए, तब बहुत करेंगे कि आपने मेरे अंगूठे से छेड़छाड़ क्यों की। लेकिन कोई डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है और उसके अंदर तौलिया छोड़ देता, आप उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराते हैं क्योंकि उसके लिए फीस चार्ज करता है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट अगर खुली हुई है और सीधे तौर पर, जैसे देश में हमारे इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं आप और हमारे इंडियन कानून को आप नहीं मानते हैं,
तो हम कैसे मान सकते हैं कि आप हमारे यहाँ बिजनेस कर सकते हैं? आप कहें कि हम तो यूएस के कानून से गवर्न हो, तो हम यूएस लॉ को मानेंगे, तो क्या मेरा देश बेवकूफ है क्या आपकी बात को आप दबाव नहीं डाल सकता? एक छोटा सा उदाहरण है अभिषेक मनु सिंघवी का, मैं उनका कोई बचाव नहीं कर रहा, लेकिन उनके वीडियो चलाने को लेकर कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उनके वीडियो को आप नहीं चला सकते। बिल्कुल। हमारे मुल्क की मीडिया जो कि खुद स्वतंत्र भी है, समझदार भी है और हर अच्छे बुरे का ख्याल रखती है, वो कोर्ट के आदेश के बाद पाबंद हो गई, उसने उस वीडियो को नहीं दिखाया, लेकिन नेट पर वो वीडियो खूब धड़ल्ले से चले, उन्होंने रेवेन्यू इससे कमाया। तो क्या देश में रहने वाली मीडिया इंडियन कानून को मान करके अपने आप को शांत बैठेगी और विदेश से जो इंडियन कानून को नहीं मानने वाले लोग इसे धज्जियां उड़ाएंगे? ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसका रास्ता क्या है? रास्ता सीधे तौर पर उन्हें पाबंद करना पड़ेगा। मेरा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि ब्लैकबेरी, कोई भी अगर इस तरह की चीजें देश में दस्तक देती है, कोई टेक्नोलॉजी दस्तक देती है, तो आईबी उसकी नोडल एजेंसी होती है, उससे आपको एक बार क्लियरेंस लेना पड़ता है कि जो चीज आ रहा है वो ठीक है कि नहीं। लेकिन आपको मैं ब्लैकबेरी के मामले में उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने ब्लैकबेरी को परमिट दिया, ब्लैकबेरी आपके देश में आ गया, बाद में आपको पता चलता है कि उसके बीबीएम मैसेंजर को आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप इसको हमको इंटरसेप्ट करने का परमिशन दें, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो आपने पहले लाइसेंस क्यों दिया? मेरा ये मानना है अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवसायी अगर आपके देश में दस्तक दे रहा है तो आपके नियम कानून के तहत दस्तक देगा। विनय जी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं समाज में। एक तरीके से गणित समाज का जो है वो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के चलते गड़बड़ा रहा है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं फेसबुक के जरिए, क्योंकि वो सोचते कुछ और है, आभासी दुनिया में रहते हैं। मनीष जी, अगर इससे इतने तमाम साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आखिरकार सरकार खामोश क्यों है? क्या लगता है वजह क्या है? देखिए, सरकार दरअसल मैं कहूं नासमझ है और इसका कोई इकबाल इस समय नहीं है। आप ये बताइए कि यूएस से फेसबुक चलता है, बराक हुसैन ओबामा कहते हैं कि हमारी बच्चियां अभी बालिग नहीं हुई हैं, इसलिए उनको फेसबुक पर जाने को परमिट नहीं करते हैं। आपके यहाँ गलत एज भर दीजिए और आप उस पर आप देखिए नए सर्वे के हिसाब से जो अभी मैं देख रहा था, इसमें जो नए मेरे पास आए आंकड़े कि 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं इससे। पूरे दुनिया भर में 10 लाख बच्चे फेसबुक से जुड़े हुए हैं और उसमें आज जो एज लिमिट दी है 12 वर्ष के आसपास की दी गई है।